मिला टाइम्स में खुश आमदीद। वफ़ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फ़ैसला आने के बाद मुसलमानों का, मिली तंजीमों का और मुसलमानों के रहनुमाओं का रद्द अमल क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या राय है? जमीयत उलमा हिंद का क्या कहना है? ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने क्या कुछ कहा? इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुसलमानों ने इस फैसला को अपनी जीत मान लिया है और अब आगे मुसलमान इसी पर भरोसा करेंगे, या फिर ऐसा मुसलमानों को लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आया है सरकार को ही फायदा पहुंचाने वाला है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मुसलमानों को अब भी इससे नुकसान होगा और वफ़ कानून के ख़िलाफ़ मुसलमानों की जो लड़ाई थी, जो प्रोटेस्ट और एहतजाज चल रहा था, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। क्या कुछ मुसलमानों का, मिली तंजीमों का इस पर कहना है? तफसील से इस वीडियो में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसे स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और आगे का जो प्रोसेस है उसे फॉलो कर लीजिए। और आइए मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर, और तकरीबन 5 पॉइंट पर, या कह लीजिए 5 सेक्शन में मुसलमानों को राहत मिली। हालांकि मुसलमानों की जो सबसे बड़ी मांग थी वक्फ बाय यूज़र को लेकर के, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको बाकी रखा। लेकिन इससे भी जो बड़ा मामला हुआ वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस फैसला को हतमी फैसला बताने के बजाय इसे भी अंतरिम फैसला, उबूरी फैसला करार दे दिया और कहा दोबारा इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई होगी। सरकार को और मुसलमानों को, मिली तंजीमों को, जिन लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है, उन सबको दोबारा इस मुकदमा की पैरवी करनी होगी। और इसका मतलब यह है कि अब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबा चलेगा, कई नस्लें बदल सकती है, बाबरी मस्जिद जैसा अंजाम हो सकता है, और इस बीच सरकार अपने एजेंडा पर आसानी के साथ अमल करती रहेगी। उबूरी फैसला, अंतरिम फैसला इससे पहले भी आ चुका है। अप्रैल में ये कानून पास हुआ था लोकसभा से और राज्यसभा से, और फौरन ही इस कानून को, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उससे पहले एक दिन सुनवाई हुई थी और 17 अप्रैल 2025 को ही साबिक चीफ जस्टिस खन्ना साहब ने उबूरी फैसला सुना दिया था और इस कानून के 4 अहम सेक्शन पर उन्होंने रोक भी लगा दिया था, जिसमें वक्फ बाय यूज़र भी शामिल है, कलेक्टर का पावर भी शामिल है, या मेंबरान के मामले पर भी कि वक्फ जो मसला है, खा वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो या स्टेट वक्फ बोर्ड हो, तो वहाँ मुसलमानों के अलावा कोई शामिल नहीं किया जा सकता है। तो 4-5 अहम पॉइंट पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना ने ही फैसला सुना दिया था, लेकिन वो उबूरी फैसला था। बीजेपी में हंगामा बरपा हो गया था, चीफ जस्टिस को धमकियां दी गई थी। उसके बाद उनके दौर में मुकम्मल सुनवाई नहीं हो सकी, उन्होंने एक अलग बेंच को ये पूरा मामला भेज दिया, वो रिटायर हो गए। नए चीफ जस्टिस साहब बी आर गवई और जस्टिस AJ मसीह की बेंच ने फिर इस पूरे केस पर सुनवाई की, और सुनवाई के बाद मई के महीने में इस पर फैसला नहीं आ सका, बल्कि कहा गया गर्मियों की छुट्टी के बाद फैसला आएगा। और 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुना दिया। इस फैसले में 5 अहम पॉइंट है, पहले उसे जान लीजिए। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था। पहला अहम पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 इयर्स के प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त पर फिलहाल रोक लगा दिया है और स्टेट को कहा कि वो तय करे कि अगर कोई मुसलमान 5 साल से है तो उसका पैमाना क्या होगा, किस तरह किसी को प्रैक्टिसिंग मुसलमान की फहरिस्त में रखा जाएगा। स्टेट को पहले रूल बनाना होगा, उससे पहले इस पर अमल नहीं किया जाएगा। दूसरा मामला था नॉन मुस्लिम की मेंबरशिप का। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 20 में से सिर्फ 4 ही नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं, बकिया 16 मुसलमान ही मेंबर होने चाहिए। और स्टेट वक्फ बोर्ड में कुल 11 मेंबर होते हैं, तो वहाँ सिर्फ 3 ही नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह CO के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेंट्रल वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड का मुसलमान ही होना चाहिए। अगर मुसलमान नहीं है तब किसी और को बनाया जा सकता है, लेकिन बुनियादी शर्त मुसलमान की होनी चाहिए। उसके अलावा 2 और अहम पॉइंट है इस फैसले में, और जो सबसे पहला और जो कह लीजिए तीसरा या अहम पॉइंट है वो ये कि कलेक्टर के पावर को महदूद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। पहले वाले कानून में था कि अगर
کلکٹر نے کسی وقف کی جائیداد کو کہا کہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے تو اس سے وقف کا رائٹ ختم ہو جائے گا، اس کو سرکاری زمین قرار دیا جائے گا یا جس کا دعویٰ ہے اس کی زمین بتایا جائے گا، اور ریکارڈ سے بھی اس کے وقف کے ہونے کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات تھی، اور وہ یہ کہ اگر کلکٹر نے کہہ دیا تو اسی پر فیصلہ ہو جائے گا، اور جب وقف ٹریبونل سے معاملہ آئے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کی گارنٹی نہیں لی گئی تھی۔ اس قانون میں کہا گیا کہ کلکٹر کا یہاں پر کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا۔ کلکٹر نے اگر کسی پراپرٹی اور جائیداد کے وقف کے سٹیٹس کو ختم کیا ہے تو معاملہ پہلے وقف ٹریبونل میں جائے گا، کورٹ میں جائے گا، اور جب تک باضابطہ کورٹ کا اوپر کی عدالت کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک اس پراپرٹی کی جو حیثیت ہے وہ وقف کی ہی رہے گی، اس کے وقف کے سٹیٹس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ سب سے بڑا معاملہ تھا وقف بائی یوزر کا، جس کو لے کر ہنگامہ ہوتا رہا کہ قبرستان کی زمین ہے، مسجد کی زمین ہے، اور برسوں سے قبرستان ہے، برسوں سے مسجد ہے۔ اب کہا گیا کہ ہر ایک کا رجسٹریشن کرانا ہوگا۔ اگر یہ قبرستان ہے تو قبرستان کے لیے کس نے وقف کیا تھا، اس کے ڈاکومنٹ کہاں ہیں، کس کے نام وقف کیا گیا وہ دکھانا ہوگا۔ اگر نہیں دکھایا گیا تو وہ وقف کی پراپرٹی نہیں مانی جائے گی۔ ایک جگہ مسجد بنی ہوئی ہے اور اگر وہ مسجد ہے تو کس نے مسجد کے لیے جگہ ڈونیٹ کیا تھا اس کے ڈاکومنٹس کو دکھانا ہوگا۔ اگر اس کا ڈاکومنٹس موجود نہیں ہے تو پھر اس کو وقف کی پراپرٹی نہیں مانا جائے گا، اور اس پر سپریم کورٹ آف انڈیا نے روک نہیں لگایا ہے، بلکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا کہ وقف بائی یوزر صحیح ہے، اور یہ دلیل دی گئی کہ 1995 کے وقف ایکٹ میں بھی رجسٹریشن کا قانون موجود ہے۔ 2013 کے وقف ایکٹ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وقف کی جائیداد کا رجسٹریشن ہونا چاہیے، اندراج ہونا چاہیے، اس لیے اندراج ہوگا، لیکن مسئلہ انہی جائیدادوں کا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں بھی جب سنوائی ہوئی تھی مئی کے مہینے میں، اس سے پہلے اپریل کے مہینے میں، تو ایڈوکیٹ کپل سبل نے یہی دلیل دی تھی کہ 400 سال کوئی پرانی مسجد ہے اور آج اس مسجد کے بارے میں یہ ڈاکومنٹس مانگا جائے گا کہ کس نے اس جگہ کو مسجد کے لیے ڈونیٹ کیا تھا، کس کے نام پر وہ پراپرٹی تھی۔ تو آزادی سے پہلے دیش میں زمینوں کے رجسٹریشن کا کوئی بھی سسٹم اور نظام نہیں تھا۔ برٹش امپائر میں شروع ہوا لیکن وہ بھی کوئی مکمل نہیں تھا، مغلیہ دور میں بالکل بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت ایک دوسرے کے نام کیسے زمین منتقل کی جائے گی، ایک دوسرے کے نام کیسے زمین کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اس کا کوئی نظام اور سسٹم موجود نہیں تھا۔ اس لیے آزادی سے پہلے جو چیزیں ڈونیٹ کی ہوئی ہے اس کا اگر پرانا ڈاکومنٹس مانگا جائے گا تو یہ غلط ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس دیش میں تقریباً 4000 وقف کی ایسی جائیداد ہیں جس کے رجسٹریشن کا باضابطہ ڈاکومنٹس موجود نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ وقف کی پراپرٹی ہے، وقف کی جائیداد ہے، لیکن کس نے، کب نے، کیسے ڈاکومنٹس کیا، کیسے وقف کیا، کس کے نام کیا، اس کا ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ اور اس میں تقریباً 1,19,000 قبرستان ہیں، 1.5 لاکھ مساجد ہے اور دوسری جائیداد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر تنظیموں نے کہا کہ مایوس کن فیصلہ ہے، اس فیصلے کو مکمل طور پر روک دینا چاہیے تھا، اس فیصلے پر مکمل طور پر اسٹے لگ جانا چاہیے تھا، یا کم از کم جن سیکشن کو ہٹایا گیا ہے ان سیکشن کو ہٹانے کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ انترم فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ عبوری فیصلہ، وقتی فیصلہ یقینی طور پر سرکار کو پہنچانے والا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے اسپوک پرسن ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے 2 پیج کا پریس ریلیز جاری کیا، اور اس پریس ریلیز میں انہوں نے اس فیصلے کے خلاصہ کو بتایا، اور اخیر میں کہا کہ عدالت کے اس فیصلے سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، حکومت کو اپنے ایجنڈا پر عمل کرنے میں مزید آسانی ہو جائے گی، اور بہانہ بنا کر جن دفعات پر پابندی لگائی گئی ہے اس پر بھی سرکار عمل نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ سے یہی امید تھی کہ اس پورے قانون کو ہی سسپینڈ کیا جائے گا کیونکہ پورا کا پورا ایکٹ ہی انلیگل ہے۔ عدالت نے ایسا نہیں کیا جس کا ہمیں افسوس ہے، اور وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف جو ہماری لڑائی تھی، جو ہمارا پروٹیسٹ تھا، وہ جاری رہے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب ستمبر کے مہینے سے وقف کے خلاف احتجاج کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور دوسرے مرحلے میں بھی جگہ جگہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف جلسے کیے جائیں گے، ریلیاں نکالی جائے گی، یا لائٹ کو بند کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لیڈرز ہیں وہ اپنی گرفتاری پیش کریں گے، اور نومبر کے مہینے میں دلی کے رام لیلا میدان میں بھی ایک بہت بڑا اجلاس ہوگا۔
वैसे कासिम रसूल इलियास की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट का पहला मरहला है, उस मरहले में भी जुलाई के महीने में एक बड़ा इजलास होगा, उसी पर अख्ताम होगा, लेकिन कोई इजलास नहीं हो सका। उसकी क्या वजह थी, वजाहत सामने नहीं आई है। मौलाना अरशद मदनी का भी बयान सामने आया और मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि हमें वक्ती तौर पर अदालत से राहत मिली है, एक अच्छी बात है, हमारी जीत हुई है, लेकिन इस काले कानून को जब तक मुकम्मल तौर पर हम सस्पेंड नहीं करा देते, उस वक्त तक हम जिद्दोजहद करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। मौलाना महमूद मदनी ने भी बयान जारी किया और उनका कहना है कि वक्फ बाय यूज़र पर अदालत ने कुछ भी फ़ैसला नहीं दिया, जो सबसे ज़्यादा तशवीश की बात है और उससे बहुत ज़्यादा हमें बेचैनी हुई है। कुछ दूसरे पॉइंट्स पर और सेक्शन पर अदालत ने रोक लगा दिया, एक अच्छी बात है, लेकिन वक्फ बाय यूज़र के मसले को हल करना चाहिए था, जिससे हमें तकलीफ़ हुई है और आगे लड़ाई जारी रहेगी। इसी तरह मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी अपना बयान जारी करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले से मुसलमानों को एक उम्मीद जगी है कि अब भी इंसाफ मिल सकता है, लेकिन जब तक इस कानून को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जाता, इस पूरे कानून को सस्पेंड नहीं किया जाता, उस वक्त तक लड़ाई आगे जारी रहनी चाहिए, यहाँ पर नहीं रुक जाना चाहिए। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले को एक तरह से तसल्ली बख्श करार दिया। साथ में ये भी कहा कि लड़ाई है इस पूरे कानून को सस्पेंड कराने की और आइंदा मरहले में ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पूरे कानून को सस्पेंड नहीं कर देता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि ये एक इंटरिम हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट को हतमी फ़ैसला देना चाहिए, फ़ाइनल फ़ैसला देना चाहिए। आखिर क्यों नहीं कहा? जिन सेक्शन पर एतराज़ था उसमें से कुछ में राहत मिली, सभी पर राहत नहीं मिली है। और भी कई रहनुमाओं का, कई लीडर्स का बयान सामने आया है। पॉलिटिकल पार्टियों में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा है। उनका कहना है सरकार ये कह रही थी कि कानून मुकम्मल तौर पर सही है और जेपीसी बनाई गई थी, अपोजिशन के एमपीज को भी जेपीसी में रखा गया था और उनके सजेशन को, उनकी राय को भी बीजेपी ने या कह लीजिए जेपीसी ने रिजेक्ट कर दिया था। उनकी राय को अहमियत नहीं दी गई थी। तमाम सजेशन को रद्दी की टोकरी में जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने डाल दिया था। उसके बाद कानून पास हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। इसका मतलब है सरकार के मुंह पर तमाचा लगा है। सरकार ये कह रही थी कि कानून अक़लियतों की हिफाजत के लिए है, वक्फ जायदाद को बेहतर बनाने के लिए है, औकाफ से जो आमदनी आएगी उससे मुसलमानों का भला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 सेक्शन पर रोक लगा करके बता दिया कि सरकार झूठ बोल रही थी, सरकार गलत कर रही थी। बीजेपी का झूठ सुप्रीम कोर्ट से साबित हो चुका है। इसी तरह कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश का बयान सामने आया। इसी तरह नासिर हुसैन जो एमपी है राज्यसभा के, उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि एक तरह से ये माइनॉरिटी के हक़ में फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और सरकार को तमाचा लगा है। नदीम खान मशहूर एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी अपने फेसबुक पर लिखा कि बहुत दिनों बाद या शायद पहली मर्तबा बीजेपी हुकूमत में ऐसा हुआ है कि जब सरकार ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हुए कानून के कुछ सेक्शन पर बाज़ाब्ता रोक लगा दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है, तो कम बड़ी कामयाबी नहीं है। लेकिन जब तक मुकम्मल कानून को रिजेक्ट नहीं किया था, लड़ाई आगे जारी रहनी चाहिए। तो लोगों का यही मानना है, यही ऑब्जर्वेशन है कि भी एक कामयाबी है लेकिन मुकम्मल कामयाबी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही जो मैंने शुरू में उठाया कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना ने अबूरी फ़ैसला ऑलरेडी सुना दिया था। 17 अप्रैल को उन्होंने 4 सेक्शन पर रोक लगा दिया था। अब बीआर गवई को फाइनल फ़ैसला सुनाना था, हतमी फ़ैसला सुनाना था। इस पर बहस हुई, पूरे देश की नज़र थी, लेकिन बीआर गवई के सामने आखिर मजबूरी क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, ऐसी वजह क्या थी कि 2 महीने के बाद उन्होंने फ़ैसला सुनाया। 2 दिन पहले ऐलान किया कि 15 सितंबर को फ़ैसला सुनाया जाएगा और जब वो फ़ैसला सुनाने आते हैं तो कहते हैं कि ये इंटरिम फ़ैसला है, हतमी फ़ैसला नहीं है, आगे भी इस पर सुनवाई होगी। और उन्होंने पूरे कानून पर स्टे भी नहीं लगाया। तो दरवाज़े क्यों खोले गए हैं, नया तनाज़ो क्यों शुरू किया जा रहा है? और इस नया दरवाज़ा खोलने से, इसको हतमी फ़ैसला ना करार देने से मुसलमानों का फ़ायदा होगा या सरकार का फ़ायदा होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।
آپ کی اس قانون کے بارے میں کیا رائے ہے وہ بھی ہمیں بتائیے. پھر ملاقات ہوگی. ملر ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجیے.